आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको डी रैम तक मैंने आपको बताया था। और डी रैम का मैंने पूरा नाम बताया था, डायनेमिक रैम होता है। जो रैम का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। मैंने बताया था ना कि ये रैम का ये क्या होता है, पार्ट होता है। तो जैसे कि आज की क्लास में जो आपको रैम के बारे में पढ़ना है, वो है आपका स्टैटिक रैम। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो डी रैम होता है वो बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत स्लो होती है, मैंने बताया था कल की क्लास में। और ये बार बार रिफ्रेश होता है, लगभग 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता है। और मैंने आपको बताया था कि डी रैम जब बार बार रिफ्रेश होगा तो उस कारण में क्या होगा कि सीपीयू किसी भी डेटा को ना तो रीड कर पाएगा ना तो राइट कर पाएगा। और यह एक प्रकार की सस्ती मेमोरी होती है, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो दिया है वो है आपका स्टैटिक रैम, जिसको शॉर्ट में हम यस रैम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस रैम में डेटा बिट्स के रूप में सेव होता है। और कह रहा है कि यह एक फास्ट मेमोरी है और इसका नेचर स्टैटिक होता है। और कह रहा है कि यह डी रैम की अपेक्षा क्या होता है, महंगा होता है। अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि डी रैम की अपेक्षा अगर महंगा होता है, तो रीजन ये है कि इसकी काम करने की कैपेसिटी भी डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है। समझ में आया? इसकी काम करने की कैपेसिटी भी डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है, तभी ये दाम में भी क्या होते हैं, महंगे होते हैं। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह डी रैम की अपेक्षा कम पावर भी कंज्यूम करता है। मतलब जितना आपका डी रैम वाला रैम जो है आपका पावर कंज्यूम करता है, उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें एस रैम के बारे में, तो उससे कम पावर कंज्यूम करता है। और फिर कह रहा है कि यह रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका एस रैम होता है, जो यस रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब ये केस मेमोरी क्या होती है, अभी आगे की टॉपिक में आएगी। आप ये समझिए कि इस मेमोरी का सबसे ज्यादा प्रयोग केस मेमोरी में किया जाता है। फिर लिख रहा है कि यह वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चार्ज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है, लेकिन यह जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करने का काम करता है। सबका मात्रा क्या है, अलग अलग है। और फिर कह रहा है कि इसकी खास बात यह है कि आप मतलब यह डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश नहीं होता। आप खुद सोचिए कि अगर ये भी मेमोरी डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश होता, तो क्या इसकी गति फास्ट होती? तो यह डी रैम की अपेक्षा हम बात करें तो यह डी रैम की अपेक्षा बार बार रिफ्रेश नहीं होता है। और यही कारण है कि इसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। और कह रहा है कि क्योंकि इसमें सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मतलब यही कारण है, यानी कि इसकी जल्दी जल्दी रिफ्रेश ना होना, ये रीजन है कि यही कारण है कि इसका ये क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रीड और राइट ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। सीपीयू किसी भी डेटा को आसानी तरीके से रीड कर लेता है और राइट कर लेता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी मेमोरी बार बार रिफ्रेश होगी, तो इस केस में डेटा को रीड और राइट करने में दिक्कत आएगी हमारे सीपीयू। समझ में आ रहा है ना? तो ये कम रिफ्रेश होता है, इसके कारण ये फायदा होता है कि यह आसानी तरीके से डेटा को एक्सेस कर पाता है। और फिर कह रहा है कि किंतु यह बहुत महंगा होता है। मैंने अभी आपको बताया महंगा क्यों होता है। कह रहा है कि इसीलिए इसका उपयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटरों में रैम के रूप में किया जाता है। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एक स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर आता है, उसी स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में यस रैम का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है रोम के बारे में। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या दिया है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि रीड का मतलब पढ़ सकते हैं, ओनली का मतलब केवल, मेमोरी का मतलब मेमोरी, मतलब वैसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको रैम के बारे में बताया था पिछली क्लास में। रैम को किस किस नाम से जाना जाता है? मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी, डिस्प्ले मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, ये तमाम प्रकार के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो, लेकिन इसके वर्ग के आधार पर इसका क्या किया गया, कई सारा नामकरण किया गया। अब हमारे पास जो आता है वो है हमारा सबसे पहले रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और कह रहा है कि यह रीड ओनली मेमोरी जिसमें
स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। और रोम को बायो चिप भी कहा जाता है, क्योंकि रोम में बायोज की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। और बायोज का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट कंपोनेंट, मतलब कह रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग होती है। कह रहा है कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। मतलब क्या होता है, आप लैब में गए और आपने सीपीयू को स्टार्ट बटन दबाया, थोड़ा सा सिस्टम आपका बूटिंग करता है। समझ में आ रहा है ना, बूटिंग करता है। और बूटिंग करने के बाद तब आपका जो है क्या होता है, आपको जीआईटी पासवर्ड डालने की आवश्यकता आती है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, सीपीयू में बटन प्रेस करने के बाद उसी प्रोसेस को हम बूटिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि बूटिंग मींस लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि बूटिंग का मतलब ये होता है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है उसको प्राइमरी मेमोरी पे लाने का काम करता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को डिस्प्ले मेमोरी भी बोला जाता है, मैंने बताया था ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को हम डिस्प्ले मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्प्ले पे आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं ये सब डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही सम्मिलित है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बूटिंग मींस होता है कि लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। फ्रॉम का मतलब होता है से, कहां से, तो कह रहा है कि फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से हमारा डेटा ट्रांसफर होकर के और प्राइमरी मेमोरी पे हमको दिखाने का काम करता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी दो नाम आपके सामने आया, एक तो नाम मैंने आपको बताया वोलाटाइल मेमोरी, और एक हमारे सामने आ गया नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर हम रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं तो क्यों, रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं तो क्यों, बताइए। मैंने कल पढ़ाया था, रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है क्यों, क्योंकि उसमें रखा हुआ डेटा लंबे समय तक के लिए स्थित नहीं रहता। कब हमारा डेटा लॉस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इस आधार पे हम रैम को क्या नाम देते हैं, वोलाटाइल नाम देते हैं। जैसे मैंने बताया था ना टेम्पोररी के बारे में, कि अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। क्योंकि डेटा आपका रिटर्न तभी आएगा जब आप डेटा को सेव करेंगे, और जैसे ही आप डेटा को सेव करेंगे तो क्या वो रैम में सेव होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाए, हार्ड डिस्क जिसका नाम देते हैं। और फिर कह रहा है, ये रोम के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब इसको नॉन वोलाटाइल क्यों बोला जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। अगर रैम को वोलाटाइल बोला जाता है तो आप बोल सकते हैं कि रैम को वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रैम में डेटा होता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है। इस पर्पज से हम रैम को वोलाटाइल नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए तब रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि इसे ना तो एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। और रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। रोम का एक दूसरा नाम मिल गया क्या, फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसके भी तीन कैटेगरी आते हैं। कितने कैटेगरी, तीन कैटेगरी आता है। एक आता है आपका पी रोम, और एक आपका आता है ई पी रोम, और एक आपका आता है डबल ई पी रोम। अब तीनों में अंतर समझिएगा। अभी मैंने आपको रोम के बारे में बताया है कि रोम को, अगर रोम में रखा हुआ डेटा है तो केवल हम उसको पढ़ सकते हैं, उसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि हम उसको नॉन वोलाटाइल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके भी तीन कैटेगरी आपका मिलता है, एक आपका पी रोम है, एक आपका ई पी रोम है, और एक आपका ई पी रोम। तो पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है पी रोम के बारे में, कह रहा है कि रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया है
कि जो रीड ओनली मेमोरी होता है उसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, उसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया। और कह रहा है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रिप्रोग्राम कर सकते थे, और ऐसी रोम को हम पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते थे। मतलब ये मैंने आपको अभी बताया है, आपको मैंने अभी बताया है कि जो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, उसमें रखा हुआ डेटा हम बस हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, उसके बाद से हमारे पास पी रोम आया। पी रोम के बारे में बता रहे थे। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप ऐसे समझिए कि पी रोम का मतलब एक प्रकार की जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ये पहले से ब्लैंक होता है, इसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता है। लेकिन इसमें भी हम प्रोग्राम भर सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार भर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट लिखा भी है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि जो हमारी रोम थी जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते थे, वो ऐसी रोम थी जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ समय के बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, उसके बाद से हमारे पास आया पी रोम। और पी रोम की ये रिक्वायरमेंट है, ये पहले से ब्लैंक होता था, इसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता था, लेकिन हम इसमें प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार प्रोग्राम डाल सकते थे। ऐसी रोम को हम पी रोम बोलते हैं, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नाम दिया जाता है। अब चलिए फिर उसके बाद से दूसरा हमारे पास मेमोरी आया, जिसका यहाँ पे नाम दिया है क्या, ई पी रोम। अब दूसरा हमारे पास जो रोम आया उसका नाम क्या है, ई पी रोम, और इसका पूरा नाम लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये किस प्रकार का मेमोरी है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें एक पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था, जबकि पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या बातें हो रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके हम एक नया प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन पी रोम की ये खासियत थी कि पी रोम पहले से ब्लैंक होता था, लेकिन उसमें हम डेटा डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार डेटा डाल सकते थे। और फिर कह रहा है कि जबकि ई पी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके उसमें पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया। यानी कि पी रोम एक प्रकार की ब्लैंक रोम, ईपी रोम पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके एक नया प्रोग्राम भर सकते थे, लेकिन दोनों प्रोसेस मात्र एक ही बार हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसके बाद से तीसरा आता है, तो जो तीसरा आपका दिया है वो है आपका ईईपीओ। अब इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है यह एक ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार भी चाहें प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार चाहें उतनी बार हम नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है इस प्रोसेस का नाम बर्निंग दिया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये सारे के सारे मैंने आपको रोम के बारे में बताया। कोई दिक्कत है किसी को। रोम में मैंने पी रोम बताया, ई पी रोम बताया और ई पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और वह ऐसी रोम है जो पहले से ब्लैंक हुआ करता है, उसमें हम डेटा को डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते हैं। और सेकंड हमारे पास ईपी रोम आया। ये ईपी रोम का क्या नाम था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब वो ऐसी मेमोरी थी जिसमें अगर पहले से कोई प्रोग्राम भर करके रखा गया है उस प्रोग्राम को हम हटा करके दूसरा प्रोग्राम डाल सकते थे, ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा हमारे पास रोम आया जिसको हम ईईपी रोम के नाम से जानते हैं, इसमें हम जितनी बार चाहें उतने बार पुराने प्रोग्राम को हटा सकते हैं और नए प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस का नाम हमारा बर्निंग दिया गया। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अगला जो मेमोरी आपका आता है, नेक्स्ट आपका केस मेमोरी, जो मैंने अभी आपको बताया। बोला मैंने ना कि अभी केस मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए केस मेमोरी क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। क्योंकि अभी तक तो हम प्राइमरी मेमोरी तो पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दिया।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। क्योंकि मैंने प्राइमरी मेमोरी के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के साथ काम करती है और प्रोसेसर को सपोर्ट भी करती है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्राइमरी मेमोरी है, तरह की केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है और यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? केस मेमोरी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जांपल में कि जैसे कि मान के चलिए कि कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी का नाम बताइए, आप बता सकते हैं कि क्या है? केस मेमोरी। और यहाँ पे कह रहा है कि यह फास्ट मेमोरी होती है और यह प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है और प्रोसेसर और रैम के बीच अपना काम करती है। मतलब यह प्रोसेसर में पहले से लगा होता है, पहले से इनबिल्ट होता है और काम करता है किसके किसके बीच? कह रहा है यहाँ पे प्रोसेसर और रैम के बीच अपना काम करता है। कौन सा मेमोरी? केस मेमोरी। और कह रहा है कि यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने कोई डेटा का प्रोसेस किया, वो प्रोसेस सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो केस मेमोरी से पास किया जाता है और फिर कह रहा है कि वहीं पे इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है और जब हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता है, केस मेमोरी से सबसे फास्ट हमारा एक्सेस होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जो आपने डेटा इनपुट कराया उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करने में आपका केस मेमोरी बहुत ही ज्यादा मदद करता है और जब आप उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं, जब भी आप उसको फ्यूचर में बुलाते हैं तो उसको बार बार खोजना नहीं पड़ता है। ये केस मेमोरी सबसे फास्ट डेटा आपके पास लेके आने का काम करता है। और फिर कह रहा है कि उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता है, केस मेमोरी से सबसे फास्ट एक्सेस होता है और केस मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस को होल्ड रखती है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो वर्किंग हो रहा होता है, जो अभी प्रेजेंट में वर्क हो रहा होता है उसको थोड़े समय के लिए होल्ड पे रख देता है और शेष जो डेटा आप फाइंड किए रहते हैं वो डेटा आपके पास लेके आने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा भी है इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा केस मेमोरी में सर्च करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम प्रोसेसर से कोई भी डेटा मांगते हैं तो सबसे पहले प्रोसेसर हमारा किसमें करेगा? केस मेमोरी में सर्च करेगा और कह रहा है कि यदि डेटा नहीं मिलता है तो रैम में सर्च करता है। प्रोसेसर डेटा मांगेगा किससे? केस मेमोरी से। अगर केस मेमोरी से डेटा मिल जाता तो सही है, नहीं तो किससे मांगेगा? रैम से मांगेगा। और कह रहा है कि इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर का एक पार्ट है। ये प्रोसेसर के पार्ट होने की वजह से इसका नाम हम सीपीयू मेमोरी भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका जो केस मेमोरी होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी ही होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए यहाँ पे दूसरा मेमोरी यहाँ पे दिया है, यही केस मेमोरी का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपका डॉक्टर साहब का केबिन, ठीक है ना? जैसे कि क्या करते हैं जब कोई इलाज करवाने हम जाते हैं तो डॉक्टर साहब के पास कई सारे पेशेंट बैठे रहते हैं ना, लेकिन इसमें मान के चलिए कैसे दो केस आपको देखने को मिलेगा। एक पेशेंट ऐसा है जो डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर वेट कर रहा है कि अब हमारी नंबर आए तो हम डॉक्टर साहब से जाएं अपना इलाज करवाने, और एक पेशेंट ऐसा है जो डॉक्टर साहब के बिल्कुल करीब में बैठ करके अपना रिस्पॉन्स बता रहा है कि हमको ये प्रॉब्लम हुआ है। ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर हम डॉक्टर साहब से बात करें तो डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसे अटैचमेंट में? जो पहला वाला पेशेंट है, और जो बाद में है तो बाद में ये तब इसकी नंबर आएगी जब ये पेशेंट बाहर आ जाएगा तब। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब इसकी वर्किंग खत्म हो जाएगी तब ये जाकर के डॉक्टर साहब से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा, लेकिन प्रेजेंट में डॉक्टर साहब किससे डिपेंडेड है? फर्स्ट वाले पेशेंट से डिपेंडेड है। अब देखिए तो ऐसे ही एग्जांपल को आप मान के चलिए कि जैसे कि मान के चलिए कि एक आपका क्या है? सीपीयू। क्या है? डॉक्टर साहब को मान लीजिए कि डॉक्टर साहब एक सीपीयू हो गए, ठीक है? अब इसके बाद से यहाँ पे मान के चलिए कि पेशेंट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका केस मेमोरी हो गई और ये पेशेंट नंबर सेकंड जो है ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीपीयू डेटा मांगेगा तो सबसे पहले किसके पास आएगा? केस मेमोरी के पास आएगा। अगर केस मेमोरी से डेटा मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर दौड़े दौड़े किसके पास आएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास आएगा।
क्लियर हुआ? लेकिन दोनों प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन सबसे पहले मांगेगा किससे? केस मेमोरी से। क्यों? क्योंकि ये इसके बिल्कुल करीब है। एग्जाम्पल में देखिए, ऐसे ही तो बनाया गया है। सीपीयू ने डेटा मांगा किससे? केस मेमोरी से। अगर केस मेमोरी से मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर मांगेगा डेटा किससे? रैंडम एक्सेस मेमोरी से। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो मेमोरी आपके सामने आता है, नेक्स्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी। और देखिए वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम कैसे समझेंगे, तो कह रहा है कि या एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। तो कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर में लगी एचडीडी का एक पार्ट है, और आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब एक हार्ड डिस्क का क्या है? पार्ट है। और फिर कह रहे हैं कि इसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है। जैसे सिस्टम पे जब वर्किंग होती है ज्यादा मात्रा में, तो कभी कभी स्पेस कम हो जाता है किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो कह रहा है कि तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। और ऐसे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एचडीडी का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध कर देता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। मतलब हमारा डेटा लॉस ना हो। आप कुछ समझिए कि अगर रैम का स्पेस कम हो जाएगा, अगर रैम का स्पेस कम हो जाएगा तो हमारा डेटा लॉस होने की संभावना काफी मात्रा में बनी रहेगी। समझ में आ रहा है ना? उसी लॉस वाले डेटा को बचाने के लिए आपका वर्चुअल मेमोरी क्या करता है? हेल्प करता है। जो डेटा को लॉस होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब रैम का स्पेस कम हो जाता है, तब जाकर किसकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आती है। और ये भी एक प्रकार का कौन सा? प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से जो अगला मेमोरी आपका दिया है, देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कैसे इसके बारे में हम समझेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में? तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। वर्चुअल मेमोरी कह कि पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क रिजर्व एज रैम। एक प्रकार का पार्ट होता है किसका? हार्ड डिस्क का, जो मैंने अभी आपको बताया। एक प्रकार का हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, लेकिन रिजर्व होता है किसके लिए? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। और अगला लिखा है कि when RAM modules become full, the CPU access the hard disk to store and retrieve data। मतलब जब रैम का स्थान भर जाता है तो डेटा रिट्राइव का मतलब होता है खो जाना। डेटा को खो जाने से बचाने के लिए यही आपका वर्चुअल मेमोरी आपका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कह रहा है कि स्लोअर देन रैम, और ये रैम से क्या होता है? स्लो काम करता है। चूंकि वर्चुअल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अगला क्या दिया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा, ठीक है? बाकी इसके बारे में जो बाकी लगा है उसको लिखवा दे रहे हैं हम, ठीक है? हेडिंग दे दीजिए मेमोरी।